मैम क्या कॉजेज होते हैं कि किसी के स्पर्म्स नहीं हैं? नील शुक्राणु या एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि मेल के स्पर्म्स नहीं हैं। ऐसा भी होता है किसी मेल्स में कि शुक्राणु होते ही नहीं हैं। बिकॉज दे हैव एज़ोस्पर्मिया, दे वोंट नो इट। इट्स ओनली बाय टेस्टिंग दे विल नो। रेडिएशन से और कीमोथेरेपी से उनके स्पर्म्स ख़त्म हो गए तो वो बाद में प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है, बट हु नोज वाइफ को भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम की वाइफ्स का या उनका आईवीएफ करते हैं। माइक्रोटीसा का मतलब होता है कि पूरी टेस्टिस को थोड़ा सा निक लगा के इवर्ट करके हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं कि कौन से एरिया में स्पर्म्स बन रहे हैं। कभी कभी पूरी टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे होते, जब नीडल डाला नहीं आया, बायोप्सी किया नहीं आया, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस पोर्शन में टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं। हम उस पोर्शन से ही स्पर्म निकालते हैं। तो देखिए कितना अच्छा तरीका हो गया, अपने ही प्रेगनेंसी अपने ही स्पर्म से कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। सो देयर इज अ यंग कपल, बहुत नॉर्मल लुकिंग कपल, जो अपनी फैमिली इंक्रीज करने का प्लान कर रहे हैं फॉर एन ईयर। दे आर ट्राइंग, नहीं हुआ। दे कंसल्टेड सम फैमिली डॉक्टर जिन्होंने उन्हें बताया कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मेल। सो इनिशियली दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। कोई और टेस्ट करवाए जिसमें पता चला कि मेल के अंदर स्पर्म्स नहीं है। एंड इट केम एज अ शॉक फॉर देम कि हमारी सोसाइटी में फर्स्ट कि देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद द मेल एज वेल। इज इट ट्रू? एंड स्पर्म्स नहीं है, मैं तो एकदम से ठीक हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। सो आज इन आवर पॉडकास्ट वी विल बी डिस्कसिंग सम रियली मिसअंडरस्टूड टॉपिक जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। I, Dr. Vatsala, welcome you with this podcast. We have with us Dr. Beena Muktesh, who is a very renowned fertility specialist of all over India. उनको more than 40 years का experience है, so many awards with her name. And she is the fertility director currently in Motherhood Hospital and the clinical director of Silver Leaf Clinics. So I welcome you, ma'am. Thank you so much for being with us. Thank you, Dr. Vatsala. Thank you for inviting me for the podcast. Ma'am, so we are touching a very sensitive topic, एज़ोस्पर्मिया जो नील शुक्राणु भी होता है। So basically आप बताएं सबको कि नील शुक्राणु होता क्या है? एक्चुअली नील शुक्राणु या एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि मेल के स्पर्म्स नहीं है, उसके सीमन में उनके स्पर्म्स नील है, इसीलिए उसको नील शुक्राणु कहते हैं। ऐसा भी होता है किसी मेल्स में कि शुक्राणु होते ही नहीं हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उसी को हम नील शुक्राणु या एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। Okay. Okay. So means no sperm, Yes. but there is semen. या सीमन में देयर इज नो स्पर्म। Okay. Okay. That sounds serious for now. So, ma'am. Because people don't come to know. Because they have azoospermia, they won't know it. It's only by testing they will know. Okay. So, ma'am, coming to our next question, कि how, like, do they look different? कि कोई मेल है हमारे पास आया और आप उन्हें देखकर कभी बता पाएंगे कोई सिम्टम है, कोई साइन है, नहीं कुछ नहीं पता ऐसा चलेगा? बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल देखने से पता नहीं लगता कि इनको केवल सीमन एनालिसिस करने से ही पता लगता है कि इनको शुक्राणु नहीं है। ओके। सो कोई एकदम जो कहते हैं हम तो मसल्स वाले हैं, हम मस्कुलर मेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सीमेन? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मस्कुलर मैन जो जिम जाते हैं, बहुत साइकिलिंग करते हैं, उनके भी स्पर्म्स कभी कभी नहीं होते। पॉसिबिलिटी इज देयर। कभी कभी कम होते हैं, नंबर कम होता है, लेकिन बहुत रेयरली बिना चेक किए, सीमन चेक करे नहीं बता सकते कि वो इनको नील शुक्राणु है या एज़ोस्पर्मिया है। ओके। सो दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर अस। सो मैम क्या कॉजेज होते हैं कि किसी के स्पर्म्स नहीं हैं? क्या कि लोगों को पता चले कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज? देखिए तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं नील शुक्राणु या एज़ोस्पर्मिया के। कुछ कंजेनाइटल होते हैं, जन्म से होते हैं,
कुछ एक्वायर्ड होते हैं जो बाद में होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, कुछ अनडिसेंडेड टेस्टिस के कारण होते हैं। तो अगर हम उनको एक लेंथ से लें, देखें, सोचें कि क्यों ऐसा है। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्म से ही उनके वास डिफरेंस, मतलब जो ट्यूब होती है जिसके थ्रू स्पर्म्स जाते हैं वो बंद होती है। किसी-किसी की वो ट्यूब बंद होती है और होती ही नहीं है, जिससे स्पर्म्स जो हैं वो बाहर निकल सकें और प्रेगनेंसी कर सकें। और भी होता है, किसी-किसी के टेस्टिस होती हैं जो अनडिसेंडेड है। टेस्टिस का अंदर से मतलब जब टेस्टिस बनती है तो वो एब्डोमेन में होती है, पेट में होती है। लेकिन क्या होता है, धीरे-धीरे जैसे बर्थ का टाइम होता है वो नीचे निकल के आ जाती है। किसी-किसी पेशेंट्स या किसी-किसी कपल के वो नीचे नहीं निकल के आती, उसको कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो उन केसेज़ में भी पेशेंट को या किसी कपल को एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। और बहुत सारे रीज़न है कंजेनाइटल के जिसके कारण से एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल भी होते हैं। कभी-कभी किसी-किसी हम देखेंगे पेशेंट के अच्छे सीमन आ रहे हैं, नॉर्मल है, और सडनली हम देखते हैं कि एज़ोस्पर्मिया हो गया, उनको है ही नहीं, नील शुक्राणु आने लग गया। तो उन केसेज़ में जैसे कोई-कोई हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं, वो उन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो टेस्ट बताना अभी कोई से कोई पॉइंट नहीं है, पर आप ये कह सकते हैं थायराइड की प्रॉब्लम, सीवियर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, या सपोज़ करो उनको हार्मोन्स का जो हार्मोन बनाता है स्पर्म्स, उन हार्मोन की सडनली कमी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी-कभी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। मान लो बचपन में ही इन्फेक्शन हो गया, मम्स हो गए, या टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई, और बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं अदर देन जो कि हम पॉइंट आउट कर सकें। बहुत ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण जब बच्चा छोटा होता है मम्स हो गया, या बड़ा थोड़ा हुआ तभी भी मम्स हो गया, और बड़ा हुआ तो देखा कि स्पर्म्स ही नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो इन्फेक्शन के कारण भी कभी-कभी नील शुक्राणु मिल जाते हैं। कभी-कभी इंजरी हो गई, मान लीजिए टेस्टिस पे बहुत ज़बरदस्त इंजरी हो गई, क्रिकेट की बॉल बहुत ज़ोर से लग गई, या सपोज़ एक्सीडेंट हो गया और वो उसी पार्ट पे लगा तो उसमें बिल्कुल डैमेज हो गई, टेस्टिस ही डैमेज हो गई, तो भी नील शुक्राणु हमें मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण हमें नील शुक्राणु मिल सकता है। ओके, थैंक यू मैम। ये आई मीन सो बचपन से लेकर बड़े तक कभी भी कोई भी कारण हो सकता है इसका, जो पता हमें बेसिकली स्टेज पे जब वो फैमिली प्लान करने का सोच रहे हो जब ही है। बिल्कुल, या तो तब पता लगता है जब वो फैमिली प्लान कर रहे हो, या अगर कोई इंटेंशनली चाहता है कि देखिए मेरे स्पर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैरिज करने जाना चाहता है और पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहता है कि मेरे स्पर्म्स तो नॉर्मल है, तो वो जनरल फर्टिलिटी चेक के लिए आते हैं और सीमन टेस्ट भी करा के देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ है कि नहीं है। कभी-कभी डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है किसी को, उस केसेज़ में भी कभी-कभी स्पर्म्स नहीं मिलते। तो ये सब रीज़न होते हैं जिसके कारण हमें स्पर्म्स नहीं मिलते। Okay. Okay. So this is an interesting things that we are coming to know as we are going ahead in our podcast. So, ma'am, are there any lifestyle factors that if somebody is having a particular way of lifestyle जो आजकल बहुत ज़्यादा है mobile phones और TVs और there is any particular because we have हम लेट उठ रहे हैं लेट सो रहे हैं। देखिए, ये सब जो हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस बोल रहे हैं, उससे स्पर्म्स में कमी हो सकती है, मोटिलिटी में कमी हो सकती है, मॉर्फ़ोलॉजी उसका स्ट्रक्चर हो सकता है ठीक ना हो। लेकिन सडनली एकदम बंद हो जाए, ये लाइफ़स्टाइल से नॉर्मली नहीं देखा, बट वी कैन नॉट एक्सक्लूड, हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ़स्टाइल के कारण हो गया। ऑब्वियसली लाइफ़स्टाइल जब वो लोग बेटर करते हैं, तो आने लग जाते हैं। तो इसीलिए वैसे कमी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल निल हो जाए, ये लाइफ़स्टाइल से जनरली नहीं होता। Okay, okay. So, ma'am, thanks for clearing our doubt. So, ma'am, further going ahead, एज़ोस्पर्मिया नील शुक्राणु ना होने का इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं? हाँ, टाइप्स होते हैं, और जैसे कभी-कभी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नील शुक्राणु किसी के आ रहे हों और नील शुक्राणु हो जाए, रेडिएशन के कारण भी होते हैं। कभी कोई किसी को कीमोथेरेपी मिल रही है, या किसी को रेडियोथेरेपी मिल रही है, कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं और उनको रेडियोथेरेपी का है कि अब रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी या कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, उससे भी स्पर्म्स बहुत कम हो जाते हैं। टाइप्स आपने मुझसे पूछा कि किस टाइप के होते हैं, तो टाइप्स अगर हम बात करें तो जनरली
दो तरह के एजोस्पर्मिया मिलते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि उनकी टेस्टिस में स्पर्म्स बन तो रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉन्जेनाइटली वास डिफरेंस है ही नहीं उनके, वो ट्यूब ही नहीं है जिसके थ्रू स्पर्म आते हो, या जो स्पर्म्स बनते हैं लेकिन कहीं पे उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो, एक तो नहीं है, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कहीं से ब्लॉक हो गई थोड़ी-सी, तो स्पर्म नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव रीज़न होते हैं जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है। एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, पैसेज खुला हुआ है पूरा, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे। वो केसेज़ होते हैं जिनमें टेस्टिस में स्पर्म बन ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन और अगर नहीं बन रहे होते, 95% एरिया में नहीं बन रहे होते, तो एज़ोस्पर्मिया कभी-कभी किस ऐसे एरिया में बन रहे होते हैं टेस्टिस में स्पर्म्स, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि वो ऐसे एरिया में बन रहे होते हैं जहाँ से डक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो उनको फिर और टेक्निक से निकाल के हम पेशेंट्स को प्रेगनेंसी करते हैं, उनके लिए हम आगे आपको बताएँगे। लेकिन बेसिकली जो है यही होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इन 2 कैटेगरी में हर तरह का एज़ोस्पर्मिया जनरली आ जाता है। सो हमने ये देखा, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया कि अगर किसी को कैंसर है, कोई रेडिएशन है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जस्ट नहीं कि कैंसर का, अगर आप यंग हैं, आप आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने स्पर्म्स को भी चेक करवाएँ और बिफोर टेकिंग रेडिएशन आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज़ देखिए, जब अगर हमें मालूम है रेडिएशन से स्पर्म्स खराब हो जाएँगे, तो बेस्ट थिंग इज़ कि चाहे बच्चे की एज 14 इयर्स हो, 13 इयर्स हो, 12 इयर्स हो, जब उसके स्पर्म्स बनने लग जाएँ या मैच्योर हों, उस टाइम पे वो अपने स्पर्म्स को किसी फर्टिलिटी यूनिट में जाके प्रिज़र्व कर ले। क्योंकि अगर रेडिएशन से और कीमोथेरेपी से उनके स्पर्म्स खत्म हो गए, तो वो बाद में प्रेगनेंसी नहीं कर पाएँगे, जब बड़े हो जाएँगे और उनकी शादी होगी या कुछ भी, दे वांट टू प्रोड्यूस चाइल्ड, दैट टाइम दे विल नॉट बी एबल टू डू। तो उस स्टेज में हम कई वाइल्स उनकी फ्रीज़ कर लेते हैं। मान लीजिए 10 वाइल कर ली, 15 वाइल्स कर ली, क्योंकि एक बारी रेडिएशन मिल गया तो कभी-कभी इरिवर्सिबल भी हो जाता है, उसमें स्पर्म्स नहीं आते फिर। तो इसीलिए वो लोग बच्चे लोग जो हैं, या 14-15 इयर्स के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, जो अपने स्पर्म फ्रीज़ करा के जाते हैं, या उनकी टेस्टिस में कोई कैंसर है तो निकालनी पड़ रही है टेस्टिस, या कोई ऐसी उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसा ट्यूमर हो गया जिसके कारण लगता है कि अब स्पर्म नहीं आएँगे आगे, तो वो सब लोग हमारे पास में आके अपना सीमन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आके अपना सीमन फ्रीज़ करा सकते हैं। Okay. So there is hope. हाँ, बिल्कुल, And डेफ़िनेटली। it is 21st century. या डेफ़िनेटली द साइंस इज़ एडवांस्ड टू मच। पहले बोलते थे कि ये इनको बच्चा नहीं होगा, ये बांझ है, इसको नहीं, बट ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर किसी मेल को एज़ोस्पर्मिया है, तभी भी वो एक बच्चे को या अपने मतलब एक अपनी वाइफ़ से मिल कर के उनको प्रेग्नेंसी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। नॉर्मल वे में नहीं होता, लेकिन हम उनको सर्जिकली स्पर्म्स उनके टेस्टिस से निकाल के हम कर सकते हैं। तो वो अपने ही स्पर्म से अपने बच्चे के फादर बन सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले में अगर एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म नहीं आ रहे, तो बोलते थे या तो आप अडॉप्ट कर लो या जो भी करना है जो कर लो। लेकिन अभी ये फादर नहीं बन सकेंगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो बहुत तरह के ट्रीटमेंट आते हैं। वो ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करके बता सकते हैं आपको कि क्या-क्या ट्रीटमेंट है, जिससे कि प्रेगनेंसी हो सकती है उनको। So, ma'am answered the question already that can किसी के स्पर्म्स नहीं हैं, तो क्या वो पिता बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, जभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उनके कुछ टेस्ट करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। उस तरह के टेस्ट में कुछ हार्मोन्स किए जाते हैं, जिससे पता लगता है, टेस्टोस्टेरोन करते हैं, एफएसएच करते हैं, थायराइड हार्मोन टेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वाई क्रोमोसोम होता है, ये तो थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है, उसको इतना टेक्निकल बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो बहुत रेयरली अगर हम ट्यूब खोलने की कोशिश करें और एक जगह से थोड़ी-सी है, तो कभी-कभी खुल खुल जाता है, पर ज़्यादातर उसका ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो फिर बंद हो जाती है। इसीलिए हम उनको उन केसेज़ की वाइफ़्स का या उनका आईवीएफ करते हैं। वाइफ़ के शरीर से, बॉडी से हम ओवरीज़ को स्टिमुलेट करके उनमें से हम एग्स निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए स्पर्म्स, स्पर्म्स तो आ नहीं रहे, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें?
उन केसेस में हम उनको उनकी मतलब हस्बैंड्स को उनकी टेस्टिस से डायरेक्ट निकालते हैं। अब डायरेक्ट निकालने के तरीके 3 तरह से होता है। एक हम टेस्टिस से नीडल से निकालते हैं। नीडल से निकाल करके हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, आईवीएफ लेबोरेटरी में होता है, एंड्रोलॉजी लैब में ले जाके उनको देखते हैं कि वो जो हमने नीडल से एस्पिरेट किया उसमें स्पर्म्स हैं कि नहीं। 90% केसेस में, ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में हमें उनमें अच्छे स्पर्म्स मिल जाते हैं। उन्हीं स्पर्म्स को आईवीएफ के दौरान हम करके और हम इक्सी के दौरान के साथ करके हम उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। और अगर बाय चांस हमें नीडल डालने से नहीं निकला तो हम उसको बायोप्सी भी लेते हैं, टेस्टिकुलर बायोप्सी भी कहते हैं उसको, या उसमें छोटा सा एक पीस हम ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये स्पर्म्स एक ट्यूब्यूल छोटे-छोटे ट्यूब्स के अंदर होते हैं। तो या तो हम नीडल डालेंगे तो एक पोर्शन निकलेगा, पर अगर हम छोटा सा चंक ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होंगे और उन ट्यूब्यूल्स में से हम स्कैन करके स्पर्म निकाल लेते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है माइक्रोटीसा। अगर हमें इन 2 तरीकों से भी नहीं मिलते स्पर्म तो हम माइक्रोटीसा करते हैं। माइक्रोटीसा में क्या होता है? माइक्रोटीसा का मतलब होता है कि पूरी टेस्टिस को थोड़ा-सा निक लगा के इवर्ट करके हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं कि कौन से एरिया में स्पर्म्स बन रहे हैं। कभी-कभी पूरी टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे होते, जब नीडल डाला नहीं आया, बायोप्सी किया नहीं आया, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस पोर्शन में टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं। हम उस पोर्शन से ही स्पर्म निकालते हैं। तो देखिए कितना अच्छा तरीका हो गया। अपने ही प्रेगनेंसी अपने ही स्पर्म से कर सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं था। तो टीसा, माइक्रोटीसा ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कि हम प्रेगनेंसी उनको हम दे सकते हैं। अगर कोई एज़ोस्पर्मिया आए तो आप डेफ़िनेटली फर्टिलिटी यूनिट में जाकर के टेस्ट कराएँ, अपने जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं वो कराएँ और ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का पता लगाएँ। और भी इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो आपको बताएँगे क्या-क्या इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो करके, और दे शुड अंडरगो आईवीएफ इक्सी विथ टीसा, माइक्रोटीसा और बायोप्सी। दैट मीन्स कि मैम अगर किसी को एज़ोस्पर्मिया है सो दे नीड नॉट टू बी डिसहार्टेंड, कि Yes. निराश नहीं हो कि बस सब तो हमें बच्चा हमारा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे पहले था कि अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, या जैसे फीमेल को बोल देते थे कि आपको तो बच्चा नहीं लेकिन जब हो भी हम सकता। टीसा, माइक्रोटीसा ये करें, तो एक बार पेशेंट को काउंसल करना ज़रूरी है कि देखिए 70-80% चांसेस हैं कि हमें मिल जाएगा, लेकिन कभी-कभी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी डोंट गेट स्पर्म्स। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में ज़्यादा होता है कि हमने टीसा करके देख लिया, बायोप्सी करके देख लिया, माइक्रोटीसा भी करके देख लिया, हमको बिल्कुल स्पर्म नहीं मिले। तो पेशेंट के पास में ऑप्शन होना चाहिए कि उस टाइम पे अगर हमें स्पर्म नहीं मिले तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डोनर स्पर्म लें या वो अपने वाइफ के एग्स जो हैं उनको स्टोर कर लें और फिर ट्राई करें। बट अगर माइक्रोटीसा में नहीं मिला स्पर्म तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि दूसरी और तीसरी बार माइक्रोटीसा करेंगे तो मिल जाएगा। जनरली सर्जन्स या जो एंड्रोलॉजी होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले एक टेस्टी से देख लेते हैं, माइक्रोटीसा भी कर लेते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं मिला तो दे मे गिव अ चांस टू डू सेकंड टेस्टिस लेटर ऑन इन सेकंड स्टेज, बट इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर, देयर परसेप्शन, कैसा उनको लगता है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने किया टीसा पीस माइक्रोटीसा और स्पर्म नहीं मिले, देन व्हाट? आप क्या चाहते हैं? अगर वो बोलते हैं डोनर स्पर्म से आप कर दीजिए, तो पहले ही हम डोनर स्पर्म लेके रखते हैं और उसी टाइम इक्सी कर देते हैं। अगर दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड तो वाइफ के एग्स को फ्रीज़ करके रख देते हैं, लेट देम बी मेंटली प्रिपेयर्ड, व्हाट डू दे वांट। सो ओके, सो मैम अगर टीसा किया कि पेशेंट ने कहा कि मेरा सर्जरी हो गया, सो हाउ मच दे शुड एक्सपेक्ट, कि गारंटी कोई नहीं है कि स्पर्म मिलेगा ही मिलेगा। और एक और सवाल कि अगर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, कि हम ये सब अंडरगो नहीं करना चाहते, इट इज अ मेंटल ट्रॉमा टू मी और इमोशनल ट्रॉमा, हाँ, तो उन केसेस में जैसे व्हाट आर द ऑप्शंस? अगर वो बिल्कुल भी सर्जरी नहीं कराना चाहते, वाइफ के अगर एग्स अच्छे हैं, तो हम डोनर स्पर्म से उनके आईयूआई भी कर सकते हैं।
अगर वाइफ ओव्यूलेटिंग है और उनका एग्स वगैरह ठीक है, ट्यूब सब पेटेंट है, तो हम डोनर स्पर्म बैंक से लेते हैं, हम डोनर स्पर्म से भी उनको कर सकते हैं। तो ये लेकिन दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कंसेंट साइन करनी होती है कि वी डोंट वांट टू अंडरगो एनी टीसा, माइक्रो टीसा और व्हाटएवर, एंड हम डोनर स्पर्म लेने के लिए तैयार हैं। उन केसेस में हम उनको डोनर स्पर्म से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। Okay. Thank you, ma'am. So you stay tuned with us in this podcast ahead to know about further myths and facts that we are bursting about sperms ना है आगे देखते हैं क्या होता है. So ma'am, if ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल लोग बाहर से अगर राइट हेल्प तक ना पहुंचे तो वो कहाँ जाएं कि एज़ोस्पर्म या किसी ने उनको बताया, किसी फैमिली डॉक्टर ने बताया, जो भी विलेज में हेल्प है, पेरिफेरल सेंटर्स में हेल्प है. सो वेयर इज द राइट प्लेस दे शुड गो? हाउ डू दे एक्सपेक्ट कि एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होगा? और कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स भी है कि ट्रीट देखिए, कर सकते हैं जो तो एज़ोस्पर्मिया पहले स्पर्म्स आ रहे हैं और अब बंद हो गए, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। लेकिन इनके लिए हम हमेशा 2 सैंपल्स कराते हैं। पहला सैंपल कराया, कुछ समय बाद दूसरा सैंपल कराया। दोनों में अगर नहीं आते तो हम उसको एज़ोस्पर्मिया लेबल करते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे स्पर्म्स आ रहे थे और उसकी रिपोर्ट शो करती है कि पहले स्पर्म्स आ रहे हैं, लेकिन अब बंद हो गए, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। ऐसी जगह पे हम उनको रेफर करते हैं एंड्रोलॉजिस्ट के पास। एंड्रोलॉजिस्ट उनके हार्मोन्स चेक करके और वो बताते हैं और उनको कुछ इस तरह के इंजेक्शन, वीकली इंजेक्शन लगाते हैं, ट्वाइस इन अ वीक इंजेक्शन लगाते हैं 3 मंथ्स के लिए, तो उनके स्पर्म बनने लगते हैं। बिकॉज़ हार्मोन डेफिशिएंसी से था और हार्मोन रिप्लेस कर दिया, तो उससे फिर उनके स्पर्म्स बनने लग जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन रिप्लेस कर दिया तो वो बन ही जाएँगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हार्मोन के प्रॉब्लम के कारण है, तो कोशिश किया जा सकता है, एंड्रोलॉजिस्ट के पास हम लोग भेजते हैं। और जब हम एंड्रोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं तो वो ये भी चेक करते हैं कि कहीं अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है। वो भी उनको अगर दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड है और उनको एज़ोस्पर्मिया नील शुक्राणु है, तब तो उनको डोनर ही लेना पड़ता है। उसका कोई हम पेट में से टेस्टिस से स्पर्म नहीं निकाल सकते हैं और वो वैसे एट्रोफी भी हो जाती है। टेस्टिस बाहर जब आती हैं, स्क्रोटम में आती हैं, उनका एक रीज़न होता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब वो बॉडी से बाहर हो। अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस होती हैं तो वो न तो स्पर्म्स में बनते हैं न सर्वाइव करते हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसा बनाया कि टेस्टिस में दोनों जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर होती हैं। तो ये भी वो एंड्रोलॉजिस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या उनको अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है। कभी-कभी एक टेस्टिस अनडिसेंडेड होती है और दूसरी टेस्टिस नॉर्मल होती है, तो उस केसेस में स्पर्म्स आते हैं। लेकिन अगर ये जल्दी पता लग जाए, जैसे ही बेबी बर्थ हुआ और पता लग जाए कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है, तो उस टाइम पे सर्जरी करके उनको बाहर निकाला जा सकता है, तब बड़ी उम्र में जाके। पर अगर उसमें टाइम निकल गया और वो नहीं निकाल पाए, तो उस केस में फिर उनको एज़ोस्पर्मिया ही हो जाता है। तो टेक होम मैसेज बाय दिस इज मैम कि हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से ये हो सकता है. सो बेसिकली आपको वो रीजन पता हो एंड देन यू वर्क ऑन द ट्रीटमेंट. Yes, so that means that एज़ोस्पर्मिया पेशेंट या जिनको एक सीमन टेस्ट कहीं से कराया और उनको पता लग गया एज़ोस्पर्मिया, दे मस्ट विजिट इनफर्टिलिटी यूनिट। बिकॉज़ देखिए, अगर हम सोचते हैं हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है, बट हू नोज़ वाइफ को भी हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले वाइफ का भी चेकअप कर लेते हैं दैट शी इज़ ओव्यूलेटिंग, उनके ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, यंग एज बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तब हम मेल्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर सपोज़ हमने खाली मेल को तो ट्रीट कर दिया और वो ठीक भी हो गया, स्पर्म आ गया और पता लगा वाइफ की ट्यूब ब्लॉक्ड है या उनको ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा या उनकी एज बहुत ज़्यादा है, उनके एग्स ही नहीं बन रहा, तो उस केसेस में फिर हस्बैंड को ट्रीट करने से इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली ही ट्रीट करना पड़ता है। अगर वो इनफर्टिलिटी यूनिट में आ जाते हैं, तो हम देख लेंगे वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड देन वी विल रेफर देम टू एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट पता लगा लेगा कि इनके टेस्टिस में क्यों नहीं स्पर्म आ रहे, कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, हाइड्रोसील्स है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण स्पर्म्स में प्रॉब्लम होती है।
सो बेसिकली मैम गूगल बाबा की जगह एक राइट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फ्रस्ट्रेशन से बचना बेटर है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या है, गूगल नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग गूगल इज़ बैड, लेकिन गूगल से ना हम समझ नहीं पाते अच्छे से कि वो क्या कहने चाहते हैं। और अगर कोई 0.1% भी पॉसिबिलिटी होती है तो गूगल में आपको मिल जाएगा और फिर लगेगा अरे हमें तो यही सो प्रॉब्लम। यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड और आप होप लूज कर देते हो, कंफ्यूज्ड होते हो, तो एक हाँ, तो फिर आपको आपको यू सी व्हाट यू वांट टू सी। हम्म यू डोंट सी द फैक्ट, यू सी व्हाट यू वांट टू सी। तो Ex- ऐसी कंडीशन में अगर आपने जो देख रहे हो, तो हम हमारे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसी डिजीजेस के, लाइक दे जस्ट कम टू अस फॉर इनफर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर उन्होंने गूगल में पढ़ लिया कि हमने उनको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया, उन्होंने पढ़ लिया गूगल में आईवीएफ ड्रग से कैंसर हो जाता है, 0.001% कहीं एक लाइन छोटी सी लिखी होगी, बट दे विल कैच इट एंड दे विल कम टू अस। इससे क्या ऐसे हो जाता है, इट्स नॉट इन द टॉपिक दिस टॉपिक, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि गूगल से इंफॉर्मेशन मिलती है, आई एग्री। हमको इन्फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी। तो डेफिनेटली पता करना चाहिए, लेकिन आपको उसके साइड ये भी पता होना चाहिए कि क्या इससे कितना फैक्ट है इसमें, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो मैम अगर एक कपल फैमिली प्लान कर रहा है विद देयर ओन स्पर्म्स, हमें रिपोर्ट में पता चला दे हैव एज़ोस्पर्मिया कि शुक्राणु है ही नहीं, सो आर देयर एनी ऑप्शंस कि एक आपने बताया सर्जरी से ट्राई कर सकते हैं, और कोई अगर वाइफ में भी हस्बैंड में दोनों में प्रॉब्लम हो, खाली हस्बैंड में प्रॉब्लम हो, तो कुछ ऑप्शंस हैं? देखो, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों में प्रॉब्लम है, तो वाइफ में किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर उनका ओव्यूलेशन हो रहा है, चाहे स्कैंटियो कम हो, एग्स कम हो, एएमएच कम हो, तो हम वाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हैं इन दैट कंडीशन, और हस्बैंड को ट्रीट करेंगे। अगर वाइफ का भी ऐसी कंडीशन है कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, और हस्बैंड का भी स्पर्म बिल्कुल नहीं है, और वाइफ में भी ओव्यूलेशन नहीं है, या एग्स नहीं है, या एएमएच बहुत कम है, ट्यूब परमानेंटली ब्लॉक्ड है, उन कंडीशन में हम डोनर स्पर्म और एग भी डोनर ले सकते हैं। आईवीएफ के थ्रू होगा, एक डोनर स्पर्म ले लिया, इफ दे डोंट वांट टू गो अंडरगो ट्रीटमेंट, और डू नॉट वांट टू गो अंडरगो द यानी सर्जरी इन दैट केस। एंड इन वाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर उनके इवन ओवेरियन रिजर्व कम है, तभी भी हम उनको डोनर्स एग ले सकते हैं। तो डोनर एग, डोनर स्पर्म का एक ऑप्शन है। दूसरा अडॉप्शन का, डेफिनेटली अगर दे डोंट वांट टू टेक, बट देन दे कैन डू अडॉप्शन। पर अगर आपने डोनर एग और डोनर स्पर्म ले लिया, दैट यू विल एक्सपीरियंस द प्रेगनेंसी, क्योंकि हम एम्ब्रियो फिर यूट्रस में डालेंगे, और यूट्रस में एम्ब्रियो डाला तो यू विल हैव प्रेगनेंसी। यू विल फील सेटिस्फेक्शन दैट आई एम द मदर, बिकॉज उन्होंने कंसीव किया, और कंसीव करके 9 मंथ्स तक बेबी को रखा। तो बॉन्डिंग विल बी मच बेटर देन इफ दे जस्ट गो फॉर अडॉप्शन। दे माइट से इट्स जस्ट लाइक अडॉप्शन ओनली, मेल है फीमेल है दोनों, आपने एग्स ले लिया बाहर से, ये भी ले लिया, तो फिर हमारा बेबी का क्या है, still you are taking the baby. So there is definitely benefit of having donor sperm and then donor egg. सो मैम यू टोल्ड अस कि पहले तो हमें लगा था पेशेंट के पास स्पर्म्स नहीं है, उससे यू सेड नहीं, देयर कैन बी स्पर्म्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट यू जस्ट मेंशन्ड कि स्पर्म डोनर ले सकते हैं, तो स्पर्म डोनर के क्या क्राइटेरिया, कौन लोग ले सकते हैं, किन लोगों को, कि कोई भी स्पर्म डोनेट कर सकता है ऐसा? देखिए, डोनर स्पर्म से प्रेगनेंसी इटसेल्फ, लाइक डोनर स्पर्म से जो प्रेगनेंसी होती है वो बैंक से लिया जाता है, बट ये डोनर स्पर्म को यूज करना एक अलग से चैप्टर है। इट्स ए ह्यूज चैप्टर। आई थिंक वी कवर इट इन द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। ओके, सो मैम वी आर लविंग टू टॉक टू यू, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्पर्म नहीं थे, अब मे बी देयर कैन बी फ्यू एंड नाउ देयर इज होप। So, okay, so we just tune into our next podcast for the same donor sperm and what else can we do. So, ma'am, now किसी के पास नील शुक्राणु है, एज़ोस्पर्मिया है, so that affects emotional and mental health of कपल का भी। मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, इमोशनली बहुत बड़ा बर्डन है, जस्ट टू कम टू नो कि स्पर्म नहीं है।
जी, बिकॉज़ देखो ना, डेफ़िनेटली अगर मेल्स को पता लगता है कि उनके पास स्पर्म्स नहीं है और ये उनको लगता है कि शायद अब मैं अपना बेबी नहीं हो सकेगा मेरे अपने स्पर्म से, तो मेंटल टॉर्चर तो होता है, मेंटल टेंशन भी हो जाता है, डेफ़िनेटली। लेकिन इस समय पे वाइफ़ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक यूनिट है, हस्बैंड एंड वाइफ़ इज़ अ यूनिट। सो इफ हस्बैंड हैज़ प्रॉब्लम, वाइफ़ नीड टू सपोर्ट, वाइफ़ हैज़ प्रॉब्लम, हस्बैंड हैज़ टू सपोर्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी तो खाली पता लगा कि स्पर्म नहीं है, बट मे बी दे गेट चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट व्हिच वी मेंशन। Maybe it's a hormonal problem, maybe because of some infection which can be treated. So they should not get disheartened that उनके स्पर्म में नील शुक्राणु आ गया या नहीं आया। उनको डेफिनेटली फर्टिलिटी यूनिट में जाना चाहिए। दे शुड बी काउंसल्ड वेल। फर्टिलिटी यूनिट को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कपल जो इस तरह से डिसहार्टन हो जाते हैं, उनको काउंसल करें। और वाइफ़ का सपोर्ट, जैसे मैंने पहले बताया, कि भी बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली का सपोर्ट, अगर फैमिली में इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, तो फैमिली को भी उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले अगर ऐसा होता था, अगर तो लोग डिवोर्स के लिए फाइल कर देते थे कि नहीं होता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोगों को समझ आ गई है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट से और ट्रीटमेंट से भी उनको अपना बच्चा हो सकता है। और उन्होंने डोनर स्पर्म और अडॉप्शन को भी मान लिया है कि भाई अगर मुझे डोनर स्पर्म लेना पड़ा, डज़न्ट मैटर, वाइफ़ के एग्स हैं, डोनर स्पर्म है और बच्चा हो सकता है। अडॉप्शन को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज़ यू सी लॉट ऑफ पीपल वांट्स अडॉप्शन एंड देयर इज़ अ बिग लाइन। सो ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। काउंसलिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड वाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। So, ma'am, right help at the right time by the right person. यस, डेफ़िनिटली is- दैट डज़ मैटर। और सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए, अगर सोसाइटी में भी ये बात डिस्क्लोज़ हो गई, वैसे तो सोसाइटी को पता नहीं लगता, बट अगर सपोज़ पता भी लग गया, किसी ने बता दिया, तो सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, करती भी है सोसाइटी, ऐसी बात नहीं है। कि मैम देयर इज अ स्टिग्मा अभी, इसीलिए लोग हेल्प लेने के लिए बाहर नहीं आ पाते हैं कि हाँ, और एक्चुअली क्या है, हम लोगों की, डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर हम जभी भी कहीं लेक्चर हो या जनरल पब्लिक को में आप अपना कोई लेक्चर दे रहे हो, तो उनको बताना चाहिए हमें कि एज़ोस्पर्मिया होना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। अगर हो गया तो उनको फिर भी बहुत सारे ट्रीटमेंट से हो सकता है। और अवेयरनेस क्या है कि अगर पता लग गया तो दे शुड गो टू द डॉक्टर एंड आस्क फॉर द हेल्प रादर देन सिटिंग एट होम कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट मैम। सो मैम, आफ्टर नोइंग दैट व्हाट फ्रॉम के एज़ोस्पर्मिया क्या है, क्यों हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं, और हाउ कैन यू एंजॉय अ पेरेंटहुड। सो मैम, व्हाट वुड बी द लास्ट टेक होम मैसेज, one line to so many people who will connect with us, who are connecting with us, कि जिनको होप मिले कुछ, क्या आप बोलना चाहेंगे कि अगर उनके शुक्राणु नहीं आए तो? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको एडवाइस देंगे कि आप अपना एक फर्टिलिटी चेक कराओ। मैरिड हो या अनमैरिड हो, इफ़ यू वांट टू नो द स्टेटस ऑफ योर फर्टिलिटी, आपको अपना एक फर्टिलिटी यूनिट में जाके फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए। स्पर्म्स हैं या नहीं है, ये पता करना चाहिए कि है कि नहीं। अगर बाय चांस एज़ोस्पर्मिया आ जाता है या आता है कि नील शुक्राणु है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर की पास जाके, इनफर्टिलिटी यूनिट में जाकर के बहुत सारे हार्मोन टेस्ट होंगे, और भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे वाई क्रोमोसोम डिलीशन है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसका टेक्निकल नाम यहाँ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि किस तरह का एज़ोस्पर्मिया, क्या ये ट्रीट हो सकता है या नहीं हो सकता, और इसके बाद अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है, तो डेफ़िनेटली करना चाहिए। कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाइड्रोसील होता है, उसके कारण भी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है, या कभी-कभी टेस्टिस में इन्फेक्शन होता है जो ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकली स्पर्म निकाल सकते हैं, उसको आईवीएफ और इक्सी के थ्रू आपकी वाइफ़ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एज़ोस्पर्मिया हो गया तो बस अब एंड ऑफ द रोड, ऐसा नहीं है। हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सोसाइटी को, वाइफ़ को, पेरेंट्स को, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और ट्रीटमेंट कराएँगे। अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस पता लग जाए बचपन में ही, तो जितना जल्दी हो सके सर्जरी करा के उनको
बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एडल्टहुड में जा कर के वो एज़ोस्पर्मिया क्रिएट करेंगे। और एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना, हार्मोन ट्रीटमेंट लेना, अनडिसेंडेड टेस्टिस का पता करना, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जिनको मालूम ही नहीं होगा कि क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो क्या करेंगे? वो तो डेफ़िनेटली घर पे बैठे रहेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब को चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब डोनर स्पर्म एक तरह से एक अलग से चैप्टर है, हम उनको अगले एपिसोड में कवर करेंगे। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ यही सब एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन। That's such an important message, ma'am, कि to end our podcast here. And thank you so much कि आप आए और आप इतना अपना knowledge, insights हमारे साथ शेयर किया. Thank you so much, ma'am. Thank you, Here. Dr. Vatsala, for such a nice interview, and I could give take-home message to all the patients and everybody. Thanks a lot. So to our listeners, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, this had been a wonderful episode जिसमें we came to know so much about एज़ोस्पर्मिया और नील शुक्राणु. सो अगर वो आप हैं या आपका कोई जानकार जो इससे जूझ रहा है, आप ये एपिसोड उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो राइट हेल्प एक राइट टाइम पर ले सके, ना कि निराश होकर घर बैठे हों. So thank you so much for being with us, and kindly share, subscribe and like this episode of ours, and stay tuned with us so that you are updated with the information about this topic and many more to come. And we explore here the real world stories apart from giving you information about it. Thank you, take care and see you soon.